वही है। ओके, सो टुडे ये बेसिकली लेक्चर नंबर 6 है, थर्ड वीक का। इसके अंदर भी आज भी हम फिर वही वेबसाइट बनाते हैं। इस वेबसाइट के अंदर भी लॉजिक वही है जो हमने लास्ट क्लास में यूज की कि हमें सिंपल हेडर बनाना है, मेन्यू बनाना है, और अब की बार हम 3 कॉलम स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, फ्रॉम HTML टू CSS पूरी जीरो से स्टार्ट करते हुए तो स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को, ये सेकंड प्रोजेक्ट हमारा, ये आपका लैब मैनुअल के अंदर भी इंक्लूडेड है। ठीक है, पहला वाला नहीं था, वो मैंने हटा दिया है। ये सेकंड वाला जो है ये लैब मैनुअल के अंदर इंक्लूडेड है, तो ये आपको एक्चुअली करना होगा। तो ये हमारे पास आज का प्रोजेक्ट है। टुडे वी हैव टू डिजाइन दिस। अब इसको सबसे पहले कोई भी वेबसाइट बनाने से पहले अगर आइडिया है, आउटपुट गिवन है, तो लेट्स ब्रेक इट डाउन, मेक्स थिंग्स मोर इजी। सबसे पहले हेडर आ जाएगा, तो हमें पता है हम हेडर का एक डिव बनाएंगे, उसमें H1 का टैग आएगा, इसको सेंटर करना है, कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड रेड करना है। तो यहीं से मुझे प्रॉपर्टीज दिमाग में क्लिक होने लग गई। फिर मुझे एक मेन्यू सिस्टम बनाना है, नेविगेशन मेन्यू। अब की बार ये नेविगेशन मेन्यू कंप्लीट आएगा, पहला वाला हमने ब्लॉक्स में तोड़ा हुआ था। दूसरा, इस मेन्यू के अंदर मैंने 3 चीजें की हुई है। पहला, होम पेज का कलर डिफरेंट है। फिर दूसरा, हॉवर इफेक्ट आया हुआ है। ठीक है, वही सेम जैसा उसमें था। तीसरा, एक मेन्यू बटन हमने अलग कोने में फेंक दिया, मींस मेन्यू एक ही है, एक लिंक को ना हमने जुदा कर दिया जायदाद से, उन्होंने कहा तू उधर जा। ठीक, तो ये लिंक इधर आ गया। अब ये मेन्यू भी हो सकता है, उमूमन वेबसाइट्स में आजकल ये लॉगिन ऑप्शन आता है कि लॉगिन बटन है, या फिर सर्च का बटन है कि यहाँ पे मेन्यू और इस तरफ सर्च का या लॉगिन का बटन आया था। तो आप कुछ भी रखना चाहो आपके ऊपर है, कंटेंट आपके ऊपर है, डिजाइन हम सिर्फ कर लेते। तो ये मेन्यू के अंदर 3 चीजें हो रही है। फिर कंटेंट के हिसाब से टेक्स्ट, हेडिंग आ गई, टेक्स्ट आ गया। और फिर कंटेंट को भी हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। ऊपर का एरिया कंटेंट का सिंगल पेन, नीचे का जो एरिया है उसको हमने 3 कॉलम स्ट्रक्चर में ब्रेक किया हुआ। कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी। हर कॉलम में फिर हेडर, इमेज और उसका टेक्स्ट, हेडर, इमेज और उसका टेक्स्ट। ठीक है, तो काफी सारी चीजें इस एक वेबसाइट के अंदर हम लेआउट के हिसाब से बात कर रहे हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले वही चीज जो हमने पहले की थी, वी ओपन द VS कोड। एटलीस्ट मैं अपने एग्जांपल्स के लिए VS कोड यूज कर रहा हूं, तो उम्मीद है कि आप लोग भी VS कोड यूज करोगे। बहुत आसान सा है। VS कोड खोला, लाइव पे क्लिक किया, हमने इसका आउटपुट भी जनरेट करा दिया। वीक 2 वाले प्रोजेक्ट में गए, वीक 3 वाले प्रोजेक्ट में गए, सॉरी, अब की बार वहां पे न्यू फाइल बनाई, मैंने एक HTML फाइल बनाई, एक हमने CSS फाइल बनाई। फाइल बना के ऑलरेडी रख दी। CSS में एक्सटर्नल यूज करूंगा और HTML में अलग से रखूंगा। तो HTML की फाइल अलग बनेगी, CSS की फाइल अलग बनेगी। हमने कह दिया जबरदस्त। तो सबसे पहले बॉयलर प्लेट, वही HTML का कोड एज इट इज रखा, हमारे पास HTML आ गया। हमारे पास HTML हेड बॉडी स्टैंडर्ड, एवरी HTML पेज के अंदर हमने ये कोड एज इट इज कॉपी करेंगे। ठीक है, हमारे पास आ गया। उसके बाद CSS के साथ लिंक करा दिया। ठीक, हमने कह दिया यार लिंक करा लेते हैं। लिंक कराने के लिए लिंक का टैग यूज किया, वही जैसे हम पहले करते आए। लिंक उठाया, H रेफरेंस वेबसाइट का अपना CSS का फाइल नेम दे दिया, टाइप बता दी कि text/CSS है, रिलेशन बता दिया कि स्टाइल शीट है। ये मेटा डेटा देना लाजमी होता है ताकि CSS आपकी प्रॉपर्ली लोड हो जाए। ये वाला कोड सेम, तो अगर पहला वाला बनाया हुआ है वही कॉपी किया, पेस्ट किया, सेम। लेकिन पता होना चाहिए यार हर दफे मैं ये चीज कर रहा हूं। हमने कह दिया ये हो गया। उसके बाद अब कंटेंट डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। वी स्टार्ट विथ आवर हेडर। तो अगेन मैंने एक डिव बनाया हेडर का, वेलकम टू रिस्पॉन्सिव वेब लेआउट। इसकी वेबसाइट को बाय द वे रिस्पॉन्सिव भी बनाएंगे मीडिया क्यूरी लगा के। मैं अभी उस पर एंड में आके बात करूंगा कि क्या मतलब। तो हमने इसको कह दिया कि यार ये मेरा रिस्पॉन्सिव वेब लेआउट का हेडर आ गया, परफेक्ट। अगेन इसको भी डिव में किया जैसे पहले क्लास में किया था। इसका भी मैंने क्लास नेम दे दिया हेडर, ताकि मैं इस डिव को पहचान सकूं कि मैं किस डिव पे काम कर रहा हूं। ठीक, तो अब पैटर्न नोट करो, यही पैटर्न तकरीबन आपको दुनिया की हर वेबसाइट में मिलेगा। ठीक, HTML का कोड सेम। फिर हेडर बनाना है, हेडर के लिए डिव अलग किया, उसका क्लास दे दिया हेडर करके, नाम कुछ भी दो, उमूमन हम मिलते जुलते नाम देते हैं। फिर मेन्यू बनाना है, उसके लिए एक और डिव बनाया। ठीक है, और फिर डिव बनाने के बाद अब की बार मैंने उसको क्लास दे दिया नेविगेशन करके। फिर अब की बार मैंने डिव को एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर रखा, UL करके, और लिस्ट आइटम दी, और हर लिस्ट आइटम के अंदर एंकर टैग ऐड कर दिया यहां पे। ठीक है, हमने कह दिया जबरदस्त हो गई कहानी। अब इसमें 2 चीजें और नोट करो, हर एंकर टैग के आगे जो है इसके आगे क्लास लगाई हुई हमने एक्टिव, बाकियों के आगे नहीं है, सिर्फ पहले, क्योंकि होम पेज का मुझे कलर चेंज करना था, क्योंकि होम पेज वाला जो लिंक है उसका कलर हमें चेंज करना था। तो इसके आगे हमने क्लास लगा दी एक्टिव करके, ताकि आगे जब मैं इस पे काम करूं तो ये एक्टिव वाली क्लास को मैं चेंज करूंगा, इसका नाम हमारा कोड अलग हो जाएगा। फिर बाकी सारे मेन्यूज एज इट इज हमने पेस्ट कर दिए, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट हो गया। जो राइट वाला भाई था जिसको हमने जायदाद से अलग किया हुआ है, अबाउट वाला, उसके आगे भी हमने क्लास लगा दी राइट करके।
ठीक है, बस। हेंस ये वही मेन्यू है जो हमने वीक 1 के अंदर बनाया हुआ है। एक डिव बनाया, डिव के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम बनाया। हर लिस्ट आइटम में हमने एंकर टैग एंकर टैग एंकर टैग एंकर टैग एंकर टैग दे दिया। बाय डिफॉल्ट हर लिस्ट आइटम एक बुलेट पॉइंट के साथ नजर आ रहा है, हर किसी के आगे नाम आ गया और ये तमाम के तमाम न्यू लाइन पर आ गए। हमने कह दिया जबरदस्त हो गई कहानी। ये वो HTML है जो हम लास्ट वीक कर आए। आगे बढ़े, उसके बाद हमने कंटेंट दे दिया, दिस इज पैराग्राफ, तो ये सब हेडिंग हमने एक और डिव बना दिया बॉडी एरिया का। ठीक, इसके अंदर हमने क्या किया, H2 दे दिया, पैराग्राफ दे दिया, पैराग्राफ दे दिया। ये भी हम वीक 1 के अंदर कर आए, सिंपल HTML लिखी ताकि कंटेंट बनकर आ गया। कह दिया जबरदस्त। फिर कॉलम 1, अब यहां से गेम स्टार्ट होती है। कॉलम 1 के लिए भी मैंने डिव बनाया एक, उसका नाम क्लास सूडो क्लास दे दी हमने कॉलम, उसके अंदर H2 लिखा, पैराग्राफ लिखा, मेरे पास बन क्या गया। इसी तरह से फिर हमने क्या किया, इसी कोड को कॉपी और पेस्ट कर दिया 3 दफा। तो ये कॉलम 1 बना हमारे पास, ये कॉलम 2 बना हमारे पास, ये बना कॉलम 3 हमारे पास। 3 कॉलम्स को हमने डिव 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 करके पेस्ट किया। तीनों का जो क्लास है नोट करो कि वो कॉलम कॉलम और कॉलम कर आ गया। ठीक है, तीनों में सेम क्लास नेम यूज की, तीनों कॉलम्स को सेम क्लास नेम यूज किए, लेकिन डिव अलग अलग बनाए। अलग अलग इसीलिए ताकि डिव के कॉलम्स को हम अलग अलग कर सकें। अब कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे इमेज नजर आ रही है, वो एक्चुअली मैंने बाद में इंसर्ट की थी कोड में। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज का टैग में कॉपी और पेस्ट करना रह गई है मुझसे। इन अदर वर्ड्स, तो यहाँ पे इमेज का टैग इधर भी आएगा, इमेज का टैग इधर भी आएगा, इमेज का टैग इधर भी आएगा। मैंने कहीं ना कहीं तो डाला, शायद इस वाली स्लाइड में रह गया। ठीक, अगेन अब इसका सिर्फ लॉजिक समझो। हमने डिव बनाया बॉडी एरिया का, विच बेसिकली मीन्स कि ये जितनी भी बॉडी एरिया है ना, वो सारी, सॉरी ये वाली यहां से बॉडी एरिया जितना भी है वो सारा हमारे पास इधर आ जाए, जो यूजर को नजर आ रहा है। इस बॉडी एरिया के अंदर हमने पहले हेडिंग दो दी, पैराग्राफ दिया, तो ये हेडिंग आ गई, ये पैराग्राफ आ गया। फिर अब मुझे कॉलम्स बनाने थे, तो कॉलम बनाने के लिए हमने ये वाला कोड लिखा, डिव क्लास कॉलम डिव क्लोज, डिव क्लास कॉलम डिव क्लोज, डिव क्लास कॉलम डिव क्लोज। सेम डिव आएगा, सेम कॉलम नेम आएगा। फिर हर कॉलम के अंदर हमने H2 डाल दिया, हर कॉलम के अंदर हमने पैराग्राफ डाल दिया, और एक्चुअली H2 और पैराग्राफ के दरमियान में इमेज का टैग है। ठीक है, H2 और पैराग्राफ के दरमियान में इमेज का टैग भी है, H2 पैराग्राफ के दरमियान में इमेज का टैग भी है। ये 3 कॉलम बन गए। अब आ जाते हैं इनकी CSS के ऊपर। बस HTML कंप्लीट हो गई। सिंपल HTML लिखने के बाद अब आ जाते हैं CSS के ऊपर। CSS में सबसे पहले मैंने अगेन बॉडी पे गया, अब की बार मैंने व्हाइट कलर रखा हुआ था, मैंने मार्जिन 0 कर दिया। मार्जिन 0 क्यों किया, साड़ी मर्जी, लेकिन उसूलन कभी कभार ये एक टेक्निक डेवलपर्स को आप करते हुए नजर आएगी, जो नेट से भी आप कोड उठाओगे कि वो मार्जिन 0 करके स्टार्ट करते हैं। मींस तमाम कंटेंट बिल्कुल बॉर्डर से स्टार्ट हो। बाय डिफॉल्ट एवरी कंटेंट आप नोट करोगे स्क्रीन के बॉर्डर से लगा हुआ आएगा, ताकि ना आप पोजीशनिंग अलाइनमेंट सबकी जरा केयरफुली सही कर सको। तो वो कहते हैं ना, सबसे पहले नल आउट कर देना, नल करके 0 करके फ्रेश स्टार्ट करना। तो हमने सबकी मार्जिन बॉर्डर वाली 0 कर दी। जरूरी नहीं है, एक प्रैक्टिस है कि 0 करने के बाद आगे की जो वैल्यूज है ना, फिर आपको पता है कि हम ऊपर 0 कर आए, अब हम 0 से कैलकुलेट करेंगे, तो वैल्यूज एक्यूरेट बैठ। हमने कह दिया ठीक। फिर सबसे पहले हेडर का कोड लिखा, तो हेडर का हमने डॉट हेडर लगाया, डॉट हेडर लगाया अब की बार। ठीक है, क्योंकि मैंने डिव में क्लास नेम लेकर आया था डॉट हेडर, तो हमने यहाँ पे डॉट लगाया डिव के अंदर के हिसाब से कि यार ये वाला सेलेक्टर है। अब की बार मैंने डिव नहीं लिखा, CSS कहता है लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप डॉट लगाओगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप क्लास के नाम को पुकार रहे हो, तो जिस भी क्लास का नाम हेडर होगा ना, मैं उस पर चला जाऊंगा, डिव लगाने की जरूरत नहीं है। हैंस मैं क्लास नेम को डायरेक्टली पुकार सकता हूं। इसका दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अब आप हेडर क्लास जो है वो सिर्फ डिव पे नहीं, पैराग्राफ पे भी लगा सकते हो। अगर पैराग्राफ क्लास का मैंने नेम हेडर कर दिया तो ये सेम कोड पैराग्राफ पे भी लग जाएगा। हैंस एक ही क्लास का कोड, एक ही स्टाइल आप डिव पे भी लगा सकते हो, वो पूरा डिव आप हेडर पे भी लगा सकते हो, वो पूरा कोड आप पैराग्राफ पे भी लगा सकते हो, अनऑर्डर्ड लिस्ट पे लगा सकते हो, टेबल पे लगा सकते हो। ठीक, हैंस आपको टैग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्लास नेम लगाना पड़ता है। यही चीज बूटस्ट्रैप में होती है। बूटस्ट्रैप ने ये क्लासें बना दी हैं विदाउट टैग नेम, सिर्फ क्लास नेम के साथ डॉट करके। वो ये कहता है कि मैंने पूरा बना दिया है, अब जो डिजाइन आप लगा रहे हो ना, वो आप किसी भी टैग पे जाके लगा दो। उस वजह से फ्रेमवर्क फिर बनना शुरू हुए। तो हमने यहाँ पे सिर्फ क्लास नेम लगा दिया। अब की बार एज यू कैन ऑलरेडी अंडरस्टैंड, बैकग्राउंड कलर हमने रेड कर दिया,
पैडिंग दे दी मैंने 10 पिक्सल्स की। पैडिंग का मतलब ये है कि ऊपर से 10, लेफ्ट से 10, राइट बॉटम से 10 और लेफ्ट राइट से 10, चारों तरफ से 10 पिक्सल्स की पैडिंग करके दे दो। फिर हमने उसको टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर दिया, इसीलिए स्क्रीन के सेंटर पे नजर आ रहा है, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, राइट करेंगे तो राइट पे चला जाएगा। अब जैसे मुझे टेक्स्ट को डिजाइन करना है, मुझे वो कोड लिखना है, जैसे मुझे टेक्स्ट को डिजाइन करना है, मुझे वो कोड लिखना है। यही चीज मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी कर सकता हूं। मैंने पेज लिखा, ये HTML की हेडिंग डाली, मैंने हेडिंग को सेलेक्ट किया, उसमें ऑप्शन आता है बैकग्राउंड का, बैकग्राउंड कलर का, उस पर यह बैकग्राउंड कलर लगा दिया। अब मैं वहां पे बटन पे क्लिक करता हूं, टेक्स्ट को सेलेक्ट करके बटन पे क्लिक किया, बैकग्राउंड कलर लग गया। फिर उसमें भी लाइन स्पेसिंग का एक ऑप्शन आता है पैडिंग का, वो ऐड करता हूं कि डबल लाइन करो, सिंगल लाइन करो, तो उसके बाद आता है सेंटर करना है तो टेक्स्ट अलाइनमेंट में सेंटर पे क्लिक करते हैं। वहां पे हमें इंटरएक्टिवली बटन्स पे क्लिक करना पड़ता है। ये कोडिंग है, मैं कोड के थ्रू बता रहा हूं कि भाईजान इसका बैकग्राउंड कलर रेड करो, पैडिंग कर दो 10 पिक्सल्स की, ताकि ऊपर नीचे लेफ्ट राइट चारों तरफ से 10 पिक्सल्स आ जाए। टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर दो तो टेक्स्ट आपका सेंटर पे हो जाएगा। कलर जो है इसका फ्रंट का व्हाइट कर दो ताकि फ्रंट का कलर व्हाइट हो जाए। ये मेरे पास स्टैंडर्ड हेडर की स्टाइल आ गया। अब नोट करो, प्रीवियसली हमने कुछ और किया था, प्रीवियस एग्जांपल में व्हाइट कलर किया था, बॉर्डर दिया था, मार्जिन भी दी थी। अब की बार मैंने नहीं दी, मेरी मर्जी। तो अभी आपके ऊपर है, देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर, ये आपके ऊपर है कौन सी चीज आपकी अच्छी लग रही है। आगे बढ़ते हैं, अब मेन्यू बनाते हैं। मेन्यू बनाने के लिए मैंने टॉप नैव उठाया, जो मेरा डिव टैग था, डिव को मैंने क्लास दिया हुआ था टॉप नैव, तो वो डिव टैग उठाया, उसको मैंने कह दिया कि लिस्ट आइटम टाइप नन कर दो, ताकि जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो खत्म हो जाएं। ठीक है, सॉरी अनऑर्डर्ड लिस्ट है ये, अनऑर्डर्ड लिस्ट थी, उसके हमने जो लिस्ट टाइप पे नन कर दी। लिस्ट टाइप का मतलब ये जो बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं वो खत्म करने में, बाय डिफॉल्ट हर अनऑर्डर्ड लिस्ट के बुलेट पॉइंट्स आते हैं, वो हमने खत्म कर दिया। ठीक, मार्जिन इसकी हमने 0 कर दी तो 0 पिक्सल्स आ गई। पैडिंग हमने 0 कर दी तो पैडिंग भी खत्म कर दी। ओवरफ्लो हमने हिडन कर दिया, तो उसका मतलब ये है CSS में अगर आपने पढ़ा होगा लास्ट स्लाइड्स में, ओवरफ्लो, अगर कंटेंट आपके गिवन एरिया से बाहर चला जाए तो उसको मैं हाइड कर दूं। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट फील्ड बनाई 4 लाइनों की, टेक्स्ट मेरा है 8 लाइनों का, तो बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल आ जाता है। ठीक है, वो टेक्स्ट आपका नीचे का हिडन हो जाता है और स्क्रॉल भी ला जाता है, तो वो होता है कि ओवरफ्लो स्क्रॉल। इसका मतलब ये कि अगर टेक्स्ट आपके गिवन एरिया से ज्यादा हो जाए तो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल ऐड कर दो। ठीक है, पेज के अंदर भी होता है, एक पेज एक है तो नजर आ रहा है, बहुत सारा कंटेंट कर दिया तो स्क्रॉल व्हील आ जाते हैं और पेज 2 ऐड हो जाता है। तो ये ओवरफ्लो का कॉन्सेप्ट है कि बहुत ज्यादा टेक्स्ट हो जाए तो मैं क्या करूं। तो यहां पे मैंने कह दिया यार अगर बहुत ज्यादा हो जाए ना, उसको हाइड कर दो, फिलहाल मत दिखाना, उसको छुपा देना भाई, तो ये हिडन कर दिया हमने। बैकग्राउंड कलर हैश में दे दिया, अब की बार मैंने हैश में दे दिया। आप चाहे तो नाम लिख दो, ब्लैक ग्रीन ब्लू पर्पल, लेकिन अगर अच्छा कलर उठाना है तो उसका नाम नहीं होता, फिर उसके हमें हेक्साडेसिमल कोड उठाना पड़ता है। हेक्साडेसिमल कोड के लिए अगेन हम हजरत इंटरनेट पे जाते हैं, हजारों वेबसाइट्स हैं, मैंने लिंक निकाल के रखे हैं, मैं गूगल क्लासरूम में आज रात तक पोस्ट कर दूंगा ताकि आप उसको रेफर कर सको। वरना गूगल पे आके लिखो यार RGB कलर स्कीम करोगे तो बहुत सारी स्कीम आती है। वहां से हमने ये ग्रे कलर है, ग्रे का नॉर्मली कोड आता है #FFF, वो हमने यहाँ पे दे दिया, या 333 वो यहाँ पे दे दिया। ठीक, 333 दे दिया, मेरे पास बैकग्राउंड कलर आ गया। अब उसके उधर मुझे मेन्यू को सेटअप करना है, तो मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट पे चला गया और अब ये कोड लिखा और ये टॉप नेविगेशन लिस्ट आइटम कर दिया। तो पहले हमने कहा कि यार टॉप नेव में जाओ, उस क्लास में उसके अंदर लिस्ट आइटम है। रिमेंबर, हर अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक लिस्ट आइटम आती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट उसके अंदर लिस्ट आइटम है। तो हमने कहा कि यार ये जो टॉप नेव है ना, अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके अंदर एक लिस्ट आइटम तुझे मिलेगा, उसका फ्लोट कर दो लेफ्ट। लेफ्ट से मतलब ये कि ये लेफ्ट साइड से उसकी डायरेक्शन स्टार्ट कर दो। अगर मेन्यू आपको राइट पे चाहिए तो फ्लोट राइट कर दोगे, तो मेन्यू ऑटोमेटिकली राइट पे चले जाएंगे, क्योंकि पूरे कंपोनेंट्स हैं, टेक्स्ट नहीं, पूरा कंपोनेंट आपको राइट पे चाहिए या पूरा कंपोनेंट लेफ्ट पे चाहिए, उसके लिए हम फ्लोट वाला पैरामीटर यूज करते हैं। फ्लोट लेफ्ट कर दिया कि यार हर आइटम लेफ्ट साइड से स्टार्ट होना चाहिए, तो हर आइटम लेफ्ट से स्टार्ट हो गया। तो वो जो न्यू लाइन वाली कहानी थी वो खत्म हो गई, वो जो न्यू लाइन वाला लिस्ट आइटम था वो यहां से खत्म हो गया। इसका दूसरा फायदा ये मिलता है कि लेफ्ट से भी आया और न्यू लाइन भी खत्म हो गई। फिर हमने कह दिया कि यार अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसका नाम मैंने रखा हुआ है टॉप नेव, उसके अंदर एक लिस्ट आइटम है, उस लिस्ट आइटम के अंदर एक एंकर टैग है। अब ये हम कहते हैं मल्टी ग्रुप सेलेक्टर्स। अब यहां पे क्या हो रहा है, रिमेंबर जो हमने कोड बनाया था, हमने डिव बनाया था, डिव के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट रखी थी, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम आता है, लिस्ट आइटम के अंदर एंकर टैग आता है, तो ये हायरार्की बनी थी।
अब यही चीज मैं यहां पे रिफर कर रहा हूं। मैं चाहता तो यहां पे डायरेक्टली ए टैग भी लिख सकता हूं बाय द वे, जैसे हमने प्रीवियस प्रोजेक्ट में प्रीवियस क्लास में किया था, लेकिन अब मैं थोड़ा सा सीएसएस समझाने के चक्कर में हूं। अब सीएसएस को समझो कि हमने सेलेक्टर्स किस तरह यूज किए। सेलेक्टर के तौर पे हमने कहा कि यार एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है यूएल डॉट टॉप नेव, मैंने उसमें क्लास नेम दिया हुआ है, तो ये वाली लिस्ट उठाओ। अब इसको जब आप उठाओगे ना तो स्पेस, अब कोई डॉट कुछ नहीं, स्पेस अलाई दिया हुआ है, मींस उसके अंदर ये हायरार्की को रिप्रेजेंट करता है। स्पेस देना यहां पे हायरार्की को रिप्रेजेंट करता है। हायरार्की का मतलब ये कि अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक लिस्ट आइटम ऐड है, उस लिस्ट आइटम के अंदर स्पेस एक और एंकर टैग मौजूद है। ये भी एक वैलिड तरीकेकार है आपकी लिस्ट को एक्सेस करने का। ये भी एक वैलिड तरीकेकार है हायरार्की को एक्सेस करने का। ठीक है, तो यहां पे हमने सिंपली वो चीज की है। अब फिर उसको मैंने कहा कि डिस्प्ले कर दो ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक क्या करेगा? डिस्प्ले ब्लॉक करेगा कि ऑटोमेटिकली हर कंपोनेंट जो है वो न्यू लाइन पे आता है, तो उसको हमने ब्लॉक लेवल कंपोनेंट बना दिया। हर कंपोनेंट को एक ब्लॉक लेवल न्यू लाइन कंपोनेंट बना दिया। फिर कलर हमने कर दिया व्हाइट, तो टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो गया। फिर हमने टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दी, क्योंकि एंकर टैग था, हमने उसके लिए खत्म करना था, वही वाला कोड जो पहले यूज किया। अब हमने एंकर टैग को नन कर दिया तो अंडरलाइन गायब हो गई। फिर हमने कहा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो बॉक्स जो था उसके सेंटर पे टेक्स्ट आ गया। फिर हमने पैडिंग ऐड कर दी 12 और 20। अब 12 और 20 का क्या मतलब कि ऊपर से और नीचे से 12 पिक्सल्स, लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल्स का। ठीक, अब ये शॉर्ट हैंड आ गया। पैडिंग 12 का मतलब ये हुआ कि टॉप और बॉटम 12 पिक्सल, तो ऊपर और नीचे से आपको देखो कम स्पेस नजर आ रहा होगा, और लेफ्ट और राइट से जो है तुमने 20 पिक्सल कर देना है, तो ये लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल्स कर देगा। हेंस हमारे पास ये कंप्लीट लेआउट बना के भाईजान जो था वो आ गया। ठीक है, ये हमारे पास एंकर टैग का कोड आ गया। ये वही कोड है जो प्रीवियस क्लास में यूज किया था मेन्यू बनाने के लिए। 90% अभी कोड वही चलता रहेगा, जहां भी आपको मेन्यू बनाना है वही चलता रहेगा। फिर हॉवर इफेक्ट दे दिया। अब की बार फिर मैंने हायरार्की सेलेक्टर यूज की है। अब की बार हमने फिर हायरार्की सेलेक्टर यूज की है। कैसे? अगेन वही, अनऑर्डर्ड लिस्ट में जाओ, जिसकी क्लास नेम होगी टॉप नेव, डॉट लिस्ट आइटम में जाओ, उस लिस्ट आइटम के अंदर एक ए टैग होगा, उस ए टैग के ऊपर आपने इवेंट लगाना है। अगर आप चाहो तो डायरेक्टली ए टैग भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर कि आप पूरी हायरार्की के साथ भी लिख सकते हो। समटाइम्स ये लिखना ज्यादा फीजिबल हो जाता है। अगर आपकी वेबसाइट के अंदर एक से ज्यादा मेन्यूज और लिस्ट्स और एंकर टैग्स हैं, समझे, हो सकता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर 5-6 मेन्यू बने हुए हो, छोटे छोटे ब्लॉग ऐसा बनाया हुआ है, उसमें अनऑर्डर्ड लिस्ट बहुत सारी हैं। अब कौन सा एंकर टैग की सेटिंग चेंज करनी है, कौन से अनऑर्डर्ड लिस्ट की सेटिंग चेंज करनी है, तो वो फिर कंफ्यूजिंग हो जाता है। फिर उसमें हम कंप्लीट हायरार्की का पाथ देते हैं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसका क्लास नेम टॉप नेव होगा, उसमें जाओ, उसके अंदर जो लिस्ट आइटम होगी उसके अंदर जाओ, उसके अंदर जो एंकर टैग है उसके ऊपर हॉवर इफेक्ट लगाओ, बाकी सबको छोड़ दो, तो बाकी सब ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गए, क्योंकि हमने कंप्लीट पाथ यहां पे बता दिया। फिर उसका बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया व्हाइट और फोरग्राउंड कलर हमने कर दिया ब्लैक। हैंस जब इसके ऊपर हम होवर करेंगे तो कर्सर इफेक्ट हमारे पास तब्दील होकर आ जाएगा। बात समझ में आई? सिंपल। इसी तरीके से अब आ जाते हैं टॉप नेफ्ट राइट वाले के ऊपर, ये वाला जो शहजादा जिसको जायदाद से हमने अलग किया था। इसके लिए हम क्या करेंगे? अगेन मैंने पूरी हायरार्की वाला कोड लिख दिया। हमने कह दिया भाईजान अनऑर्डर्ड लिस्ट डॉट टॉप नेव, लिस्ट आइटम में जाओ और डॉट राइट करो। अब रिमेंबर हमने डॉट राइट करके क्लास का नाम दिया हुआ था। जब लिस्ट आइटम बनाई थी मैंने उसी डॉट हाईलाइट किया था कि यार राइट करके हमने इसका राइट वाले का जिसको जायदाद से अलग किया है मैंने क्लास नेम अलग कर दिया। क्योंकि उसका मैंने क्लास नेम अलग किया हुआ है तो उसको अब मैं अलग से यहाँ पे सीएसएस लगा दूंगा। और सीएसएस में मैंने सिर्फ इतना किया कि भाईजान तुम फ्लोट हो जाओ राइट पे, बस। रिमेंबर इस वाली लिस्ट को हमने फ्लोट लेफ्ट किया था, तो ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो गया। अब क्योंकि एक वाले भाई की जायदाद को हमने अलग करना है, उसके हमने फ्लोट कर दिया राइट के, तुम राइट पे चले जाओ, बाकी सब के सब लेफ्ट पे। ये एक वीआईपी है, आप लेफ्ट पे हो जाओ, ये लेफ्ट पे हो गया, ये मेन्यू लेफ्ट पे नजर आ रहा है। सिंपल इतना सा कोड है। फ्लोट से हम कंट्रोल कर रहे हैं कि कौन सी चीज राइट पे नजर आए, कौन सी चीज लेफ्ट पे नजर आए। इस वक्त हमने इसको भी लिंक करके बनाया हुआ है। इसमें आप सर्च का बटन भी दे सकते हो, लिस्ट आइटम के अंदर सर्च का बटन दे दिया, टेक्स्ट फील्ड बना दी, टेक्स्ट फील्ड ऐड कर दो, या लॉगिन का बटन बना दो,
या जो भी आप लोगो देना चाहो। समटाइम्स न्यूज वेबसाइट्स में लाइव का लिंक आ जाता है, इस पे क्लिक करो तो लाइव न्यूज आ रही है, डिपेंड्स ऑन दैट। जो भी आप दोगे तो कुछ चीज राइट पे चली गई, कुछ लेफ्ट पे चली गई। ये सेग्रीगेट हमने कैसे किया? सिंपली फ्लोट वाले पैरामीटर से। बाकी सबको फ्लोट लेफ्ट किया, ठीक है, जो राइट वाला था उसको हमने फ्लोट राइट कर दिया, तो ये राइट पर आ गया, ये लेफ्ट पे आ गया। एक ही कलायना के एक ही चीज के अंदर है, एक ही लिस्ट के अंदर है। ये लिस्ट आइटम राइट पे चली गई, वो लिस्ट आइटम लेफ्ट पे चली गई, ठीक। तो ये वाला जो ऑप्शन था वो हमारे उसको राइट को उठा के लेके चला गया। हमने कह दिया जबरदस्त गेम हो गई, ओके। उसके बाद आ जाते हैं कॉलम्स के ऊपर। अब मेन गेम रही कि यार ये कॉलम्स को कैसे बनाए, तो फिर हमने डॉट कॉलम लगा दिया। अब यहां पे मैं div डॉट कॉलम भी लिख सकता था, मैंने नहीं लिखा, ठीक। जैसे मैं ऊपर पूरी हायरार्की फॉलो करता हुआ आ रहा हूं, यहां पे हमने सिर्फ div डॉट कॉलम लिख दिया, ठीक है। वाई? क्योंकि ये भी हम कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, तो हम हर इस वक्त एग्जाम्पल के तौर पे मैं सब बता रहा हूं। प्रोफेशनली तरीके से जब आगे हम वेबसाइट्स बनाएंगे ना, तो यूजुअली हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं। या तो कंप्लीट पाथ बताओ हर दफे, टैग डॉट क्लास, टैग डॉट क्लास, टैग डॉट क्लास, या सिर्फ डॉट क्लास डॉट क्लास डॉट क्लास डॉट क्लास, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है कि यार डेवलपर कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है। मैं इस वक्त दोनों तीनों चीजें कर रहा हूं, ठीक है, जो कि रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि कंफ्यूजिंग हो जाता है कि यार कहीं पे आपने यूएल करके टॉप नेव किया हुआ है, पूरा पाथ दिया हुआ है, कहीं पे आप डायरेक्ट कॉलम कर रहे हो, तो थोड़ा सा बात नहीं समझ आती कि ये इधर डॉट कॉलम क्यों है, ऊपर डॉट कॉलम क्यों नहीं था, वगैरह वगैरह। तो पैटर्न एक होता है तो कोड को समझना आसान हो जाता है। तो इस वक्त कंफ्यूज मत होना, मैं समझाने की गरज से दोनों तरीके यहां पे इस्तेमाल कर रहा हूं। उसके बाद अब ये कॉलम बनाने के लिए हम सबसे पहले फ्लोट लेफ्ट, कि कॉलम लेफ्ट से स्टार्ट हो हमारा, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड कलर हमने बेज कर दिया, तो इसका बैकग्राउंड कलर बेज हो गया। विड्थ 31% कर दी। अब इस पे मैं आता हूं, मार्जिन मैंने 0 कर दी ताकि बिल्कुल बॉर्डर से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद पैडिंग हमने 5 पिक्सल कर दी, तो 5 पिक्सल्स का हमारे पास लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से गैप आ गया। और फिर बॉर्डर दे दिया इसके गिर्द 1 पिक्सल का सॉलिड लाइट ग्रे करके, जिसके गिर्द एक बिल्कुल पतला सा 1 पिक्सल का बॉर्डर आ गया, ठीक है। अब कॉलम बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है इसका विड्थ का। कॉलम बनाने के लिए मींस एक पेज को 3 हिस्सों में तोड़ने के लिए पहले तो 3 डिव मैंने बनाए, ठीक है, 3 डिव बनाए। अब उन 3 डिव को मैं एक साथ रखना चाह रहा हूं 3 टुकड़ों के हिसाब से। उसके लिए सबसे यहां पे इंपॉर्टेंट पैरामीटर आ गई इस वक्त विड्थ की। अब एक पेज अगर 100% है, अज्यूमिंगली एक वेब पेज पूरा 100% स्पेस लेता है, ठीक है, जो किसी भी स्क्रीन साइज, कोई भी स्क्रीन साइज परसेंट के हिसाब से 100% पूरा हुआ। अब मैं कह रहा हूं मैं पेज को 3 हिस्सों में तोड़ना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 100 डिवाइड बाय 3, डिव ब्लॉक एलिमेंट है और ये रहा फ्लोट। ना वो स्टिकी नो पोजीशनिंग अलग है, वो पोजीशनिंग वाला अलग टैग है। फ्लोट लेफ्ट की वजह से ब्लॉक बिहेवियर को हमने चेंज करके उसको लेफ्ट पे करा दिया कि हर कंपोनेंट एक दूसरे के लेफ्ट पे आना शुरू हो जाए, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट अगेन भाई का क्वेश्चन था कि डिव जो है वो ब्लॉक लेवल कंपोनेंट है, तो उसूलन ये तीनों अलग अलग लाइन पे आने चाहिए थे, लेकिन ये एक साथ एक ही रो में आ रहे हैं सेम लाइन पे। वो उसकी वजह है फ्लोट की। जब हम फ्लोट प्रॉपर्टी देते हैं ना, तो फ्लोट उसकी डिफॉल्ट बिहेवियर को ओवरराइड कर देता है, और अब उसको तीनों कंपोनेंट को लेफ्ट पे दिखा रहा है, तो एक फिर दूसरा उसके लेफ्ट फिर तीसरा उसके लेफ्ट, तो तीनों एक ही लाइन में हमारे पास टेक्निकली नजर आ रहे हैं। अब प्रॉब्लम यह कि एक लाइन में भी आ रहे हैं कहां तक, तो हमने उसकी विड्थ दे दी 31%। इसका बेसिकली मतलब यह हुआ, कि बाय डिफॉल्ट जब आप एक पेज बनाते हो तो उसकी 100% विड्थ है। मुझे 3 हिस्सों में करना है, तो 3 डिवाइडेड 100 डिवाइडेड बाय 3, तो 33.33 साइज बनती है, 33.33 करके साइज बनती है। तो यहां पे नोट करो कि मैंने क्योंकि पैडिंग भी दी हुई है 5 पिक्सल्स की और बॉक्स बॉर्डर भी दिया हुआ है, तो ये वाला स्पेस भी हर कॉलम पे ऐड होगा। 5 पिक्सल्स लेफ्ट, 5 पिक्सल राइट से, फिर दूसरा बॉक्स 5 पिक्सल राइट, 5 पिक्सल लेफ्ट, फिर तीसरा कॉलम 5 पिक्सल राइट 5, तो ये स्पेस भी ऐड होगा। तो हमने फिर इसको थोड़ा सा स्पेस को कम कर दिया, 31 कर दिया, ताकि वो स्पेस भी एड अप हो जाए। ये बात हमने कल क्लास में की थी सीएसएस वाले के अंदर, कि जब आप बॉक्स मॉडल पे जाते हो तो रिमेंबर बॉक्स मॉडल की स्पेसेस आपस में एड अप होती है, ठीक। यहां तक बात समझ में आई? ओके, आगे बढ़ते हुए अब कॉलम के अंदर जो इमेज थी
वो बहुत बड़ी थी, तो मैंने कॉलम उसके अंदर इमेज टैग दिया और उसकी विड्थ को हमने सिंपली पिक्सल्स में सेट कर दिया। तो बाय डिफॉल्ट इमेज बहुत बड़ी नजर आ रही थी, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी इमेज क्या यूज करना चाह रहे हो, मैंने विड्थ उसकी 150 पिक्सल्स सेट कर दी। तो इमेज की साइज कोई भी हो वो ऑटोमेटिकली 150 साइज पर आ जाएगी। ठीक, विड्थ उसकी 130.05 पिक्सल्स के ऊपर। तो ये आपका पूरा बॉर्डर का लेआउट कंप्लीट हो गया। किस पे? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन अब मैंने यहां पे क्यों नहीं की, क्योंकि परसेंट का मतलब ये कि वो पूरी स्क्रीन का परसेंट उठाएगा। अब यहां पे कितना परसेंट इमेज है, तो मैं उसका मखसूस साइज फिक्स करना चाह रहा हूं। इमेज है तो मैं उसका मखसूस साइज फिक्स करना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि वो चेंज ना हो। ठीक है, कॉलम्स थे, मैंने परसेंटेज यूज किया ताकि पेज साइज छोटी बड़ी हो तो विड्थ ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से एडजस्ट होती जाए। लेकिन तस्वीर की साइज मैं कह रहा हूं वही रहो। आप तस्वीर पे भी परसेंट लगा सकते हो, अगेन देयर इज नो राइट और रॉन्ग, ये मैंने किया है। ठीक है, आप जब करने बैठे हो तो परसेंट के साथ भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट, ये गलत नहीं होगा, ये आपके अपने डिजाइनिंग के ऊपर है। मैं वही समझाने की कर रहा हूं कि ये प्रॉपर्टीज मैं अपनी मर्जी से यूज कर रहा हूं, मैं अपने हिसाब से जो मुझे समझ में आ रहा है ना मैं वो लिखता जा रहा हूं। इसको करने के और तरीके भी हो सकते हैं, इसको करने के मुख्तलिफ तरीके भी हैं, और आपकी अपनी डिजाइन के ऊपर है कि आप कैसे कर रहे हो। आप 150 की जगह पे 200 रख रहे हो डिपेंडिंग ऑन इमेज, आप परसेंट की जगह पे पिक्सल दे रहे हो, पिक्सल की जगह पे परसेंट दे रहे हो। ये हर डेवलपर का अपना लॉजिक है, इस पे मत बढ़ना कि जो मैंने किया है वही चीज आपने करनी है, नहीं, वो कर सकते हो लेकिन ट्राई टू एक्सप्लोर, अपना तर्ज भी ढूंढो कि यार अच्छा मैं अगर इसको परसेंट करूं तो क्या होगा। ठीक है, अब ये सारे सिनारियोज अगर हम करने बैठे ना तो एक ही वेबसाइट पे पूरे हफ्ता गुजर जाता है। तो मैंने इसीलिए एक तो स्लाइड्स में रखा हुआ है कोड के, यार मुझे समझाने में टाइम ज्यादा लगे, वरना टाइप करने में ना फिर 4 लाइन ही लिखते हैं, पूरी टाइम हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज यहां पर आई। अब इस पे जब आप आगे बढ़ोगे तो नॉर्मल जो बिहेवियर हमारे पास इस तरह से वेबसाइट का नजर आ रहा है। ठीक है, ये वाला साइड जो है, जैसे ही स्क्रीन की साइज आपने बहुत छोटी कर दी तो ये कंपोनेंट्स ब्रेक हो जाएंगे, इमेज कॉलम से बाहर आ गया, दूसरी इमेज कॉलम से बाहर आया क्योंकि साइज आपने फिक्स की हुई है। ठीक, साइज फिक्स करने का डिसएडवांटेज ये कि अब मैंने स्क्रीन की साइज छोटी की, ये मैंने मोबाइल की साइज के हिसाब से सेट की है। अब अगर मैं इसको मोबाइल की स्क्रीन पे देखूंगा तो नाउ सी दिस व्हाट हैपेंस कि कॉलम हमारे टूट गए, 2 कॉलम नजर आ रहे हैं, तीसरा नीचे आ गया, इमेज साइज बड़ी हो गई। ये कॉलम नीचे क्यों आया? क्योंकि अब 100% जो स्क्रीन साइज थी उसके मुताबिक 31%, 31%, 31% प्लस पैडिंग की साइज वो इतना ज्यादा हो गई कि अब मोबाइल की स्क्रीन के साइज से एडजस्ट नहीं हो पाया, तो ये ब्लॉक आपका टूट गया। इस चीज को हम कहते हैं नॉन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। अब अगर ये मेन्यू मेरे बनाए हुए, इसमें तो खैर 4 ही थे, 4 से ज्यादा होंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली मेन्यूज टूट के ये भी नीचे आना शुरू हो जाएंगे, ये मेन्यू भी नीचे टूट के गिरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्क्रीन की साइज छोटी हो गई, मेन्यू ज्यादा हो गया। अब हमें इसको तब्दील करना है रिस्पॉन्सिव लेआउट के अंदर। रिस्पॉन्सिव लेआउट का मतलब यह है कि ऑटोमेटिकली मेरी लिंक्स सही से सारी लिस्ट की सूरत में आ जाएं या हाइड हो जाएं, एक हैमबर्गर का आइकॉन आ जाए, मेरा जो कॉलम है वो मेरी उस छोटी स्क्रीन के ऊपर 100% का हो जाए। इस वक्त हमने उसको 31 पे सेट किया था, अब मैं चाह रहा हूं अगर स्क्रीन की साइज बिल्कुल छोटी हो जाए ना तो वो एक कॉलम पूरा पेज पर आ जाए, दूसरा कॉलम ऑटोमेटिकली उसके नीचे आए, तीसरा कॉलम ऑटोमेटिकली नीचे आए। ठीक, मतलब हम कंट्रोल करें कि जब मेरी स्क्रीन की साइज छोटी हो तो मेरी वेबसाइट का बिहेवियर, उसकी सीएसएस अब अलग हो जाए। इस चीज को कहते हैं रिस्पॉन्सिव बिहेवियर, सिंपल एज दैट। बेस्ड ऑन द स्क्रीन साइज अब आप खुद से कंट्रोल करो कि आपकी स्क्रीन की साइज कैसे बैठे, आपके कंपोनेंट्स का लेआउट कैसे बैठे। ये करने के लिए हम यूज करते हैं मीडिया क्यूरी को। ये करने के लिए हम सीएसएस, अच्छा एचटीएमएल में फिर भी कम छेड़ते हैं, हम सीएसएस में जाते हैं। हम सीएसएस में जाके लिखते हैं @media, इस चीज को कहते हैं मीडिया क्यूरी। ठीक है, ये भी अगेन सीएसएस का एक सूडो सेलेक्टर है, बिल्ट इन सीएसएस का क्लास है जो कि डिवाइस की इंफॉर्मेशन लेकर आता है। ये हम कह रहे हैं कि भाईजान जो डिवाइस है उसकी स्क्रीन साइज निकालो। अगर स्क्रीन और उसकी जो मैक्सिमम विड्थ है 600 पिक्सल्स हो रही है तो यहां पे समझे क्लास से हम वैल्यू दे रहे हैं उसको कि 600 पिक्सल्स या उससे कम आ रही है, तो उसके नतीजे में अब तुम क्या करो कि यूएल टॉप पाल लिस्ट आइटम राइट, टॉप पाल लिस्ट आइटम, उन तमाम की जो फ्लोटिंग वैल्यू थी उसको नन कर दो। ठीक, मींस जो लिस्ट आइटम हमने बनाए थे, जो ये वाले आइटम बाय डिफॉल्ट हमने बनाए हुए थे, जो अभी देखो एक लाइन में आ रहे हैं क्योंकि हमने फ्लोट लेफ्ट कर दिया था, मैंने फ्लोट नन कर दिया तो वो बाय डिफॉल्ट अपने नॉर्मल बिहेवियर में चले गए।
क्योंकि हर लिस्ट आइटम बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन पर आएगा। हर लिस्ट आइटम बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन पर आता है। तो हर लिस्ट आइटम को हमने फ्लोट जब नन कर दिया तो ऑटोमेटिकली अब आपके पास न्यू लाइन में आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसको मैंने कहा डॉट कॉलम, ये रहा डॉट कॉलम। जो कॉलम थी इसकी विड्थ हमने सेट की हुई थी 31%। अब मैंने कह दिया बाकी सब सेटिंग वही रखनी है, तो हमने कुछ नहीं छेड़ा, सिर्फ उसको कह दिया कि अगर तुम्हारी स्क्रीन की साइज 600 पिक्सल या उससे कम हो जाए तो उसकी विड्थ कॉलम की जो थी ना 100% कर दो। ये रहा डिफॉल्ट कॉलम जिसमें ये सारी सेटिंग्स और 31%। लेकिन अगर साइज 600 पिक्सल से कम हो जाए तो अब डॉट कॉलम, अब वही वाला टैग यूज किया सेलेक्टर हमने और विड्थ को 100% कर दिया। बस इसके नतीजे में क्या होगा कि जब आप वेबसाइट यूज करोगे तो वो आपके ऑटोमेटिकली एडजस्ट होके कॉलम आपके सेट हो जाएंगे, मेन्यूज ब्रेक होके नीचे आ जाएंगे। ठीक है, यहां तक बात हुई क्लियर? एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन? उम्मीदें होंगे, ठीक, उम्मीदें होंगे। इसीलिए मैंने कहा कि मेरी हैबिट है कि मैं रिकॉर्ड जरूर करता हूं, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, काइंडली डू एक्सेस इट। ठीक है, ताकि आप इस लेक्चर को दोबारा सुन सको। स्लाइड्स मैंने ऑलरेडी गूगल क्लासरूम पे शेयर की हुई हैं, वो कोड वहां पे मौजूद है। ये कोड खुद से आप प्रैक्टिस करोगे, उम्मीद है कि बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यहां तक